गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर याहू या ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसे हम नॉर्मल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो आता है नॉर्मल वेब के अंदर। जो इंटरनेट हम डेली यूज़ करते हैं और जिसके बारे में हमें पता है, चाहे वो क्रोम हो, ओपेरा हो या फिर ऐसा कोई भी नॉर्मल ब्राउज़र हो, दैट इज़ द नॉर्मल वेब, या फिर हम उसे सरफेस वेब भी कह सकते हैं। सरफेस वेब लाइक बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, हम सब सरफेस वेब यूज़ करते हैं। इंडिया में ही देख लो, हर छोटे से छोटा इंसान सरफेस वेब को यूज़ करता है। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है, सिर्फ 4 या 5%। और हमें पता है कि इंटरनेट कितना बड़ा है। इंटरनेट पूरे ग्लोब पर फैला हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट हर इंसान इंटरनेट को यूज़ करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बचा हुआ इंटरनेट है, जो 95% इंटरनेट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसमें ऐसा क्या आता है? जब इंटरनेट शुरू में पॉपुलर था, तब ये बहुत लोगों को एक्साइट करता था कि हम एक जगह से दूसरी जगह किसी से भी बातें कर सकते हैं अगर दोनों डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। उस टाइम काफ़ी कम लोग थे जो कि कंसर्न थे अपने प्राइवेसी के लिए, क्योंकि उस टाइम पर प्राइवेसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उस टाइम पर प्राइवेसी या फिर एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसलिए लोगों को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, और कुछ गिने चुने ही लोग थे जो कि अपने डेटा और प्राइवेसी के लिए कंसर्न थे। और इन गिने चुने लोगों में एक अथॉरिटी भी आती थी जिसका नाम था NRL, शॉर्ट में US नेवल रिसर्च लैब। तो 1985 में NRL के रिसर्चर्स के दिमाग में आया कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ऐसे इंटरनेट कनेक्शंस बना पाए जिनके अंदर ये रिवील ना हो कि कौन किससे क्या बातें कर रहा है, और इन्हें कोई मॉनिटर करने की कोशिश भी करे तो भी ना कर पाए। और उनके दिमाग में एक बड़ा ही सिंपल सा जवाब आया, और जवाब था दी अनियन राउटिंग। तो अब अनियन राउटिंग क्या होती है? अगर इसे बहुत ही बेसिक में समझने जाए तो एक सिंगल कमांड को बहुत सारे सर्वर्स के थ्रू लेके जाया जाए और उन सर्वर्स में डेटा बार बार एनक्रिप्ट होता रहे। तो रिसर्चर्स ने द अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, यानी कि टॉर। कहा जाता है कि टॉर बनाया गया था आम लोगों के लिए, पर एक्चुअल में सच नहीं है। NRL ने टॉर बनाया था US के लिए, ताकि जो उनके स्पाइस और एजेंट्स हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सके और उनकी आइडेंटिटी रिवील भी ना हो। पर बाद में उनको इस चीज़ को मजबूरी में पब्लिक करना पड़ा। लेकिन मजबूरी में क्यों? दिक्कत ये थी कि अगर सिर्फ US गवर्नमेंट टॉर ब्राउज़र को यूज़ करती है, तो अगर इस टॉर से कभी भी कोई कनेक्शन आएगा, वो वेबसाइट वालों को पता चल जाएगा कि ये टॉर के थ्रू आया है, यानी कि US का कोई एजेंट उनकी वेबसाइट देख रहा है। क्योंकि उस टाइम सिर्फ US ही टॉर को यूज़ कर रहा था, इसका मतलब ऑब्वियसली उन्हीं का कोई एजेंट होगा। इसीलिए उन्होंने टॉर को पब्लिक किया ताकि सब लोग टॉर को यूज़ कर पाए और जो एजेंट्स हैं उन लोगों में गायब रह सकेंगे। और इस तरह US गवर्नमेंट ने द अनियन राउटिंग को पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिया, जिसे हम आज टॉर के नाम से जानते हैं। टॉर के साथ साथ ऐसे और भी ब्राउज़र्स हैं जो कि मिल के बनाते हैं द डार्क वेब। डार्क वेब इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज द डीप वेब। तो अब सवाल ये आता है कि डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जिसे सर्च इंजिन्स नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डीप वेब को नॉर्मल गूगल क्रोम से एक्सेस नहीं कर सकते हो। डीप वेब पे कोई भी इंसान आके एनोनिमस रह के कुछ भी चीज़ सर्च कर सकता है, कुछ भी चीज़ खरीद सकता है, कुछ भी चीज़ बेच सकता है, कुछ भी चीज़ पोस्ट भी कर सकता है। डीप वेब इज़ अ प्लेस जहाँ पे तुम एकदम हिडन रह के कुछ भी चीज़ पोस्ट या फिर शेयर कर सकते हो। तो अब मैं अगर आपको बोलूँगा कि हम सब ने कभी ना कभी डीप वेब को यूज़ किया है, तो क्या आप लोग मुझ पर बिलीव करोगे? बिलीव करो ना करो, बट दैट्स द ट्रूथ। हम सब ने कहीं ना कहीं डीप वेब को यूज़ किया है। जिन जिन वेबसाइट्स पे हमें लॉगिन करना पड़ता है, जहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं डीप वेब से ही कनेक्टेड होती है। अगर तुम YouTube या फिर Instagram पर लॉगिन कर रहे हो, तो वहाँ पर जो पासवर्ड होता है वो हिडन होता है, और वो सारे पासवर्ड्स और यूज़र नेम एक जगह स्टोर होता है, और इस सब का डेटा जहाँ पर स्टोर होता है दैट इज़ द डीप वेब। डीप वेब पर ज़्यादातर तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट डेटाबेसेस, गवर्नमेंट डेटा एंड एक्सेट्रा। डीप वेब का जो साइज़ है वो हमारे नॉर्मल सरफेस वेब से 500 to 600 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। अराउंड 7500 TB के आसपास माना जाता है, और नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स अननोन है। और इसके बाद एक और पार्ट आता है इंटरनेट का, जिसको कहा जाता है द सरफेस वेब। सरफेस वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जिसे सर्च इंजिन्स इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ऑन एंड ऑन ये एक पार्ट है इंटरनेट का जिसको कहा जाता है द सरफेस वेब, और इसका साइज़ माना जाता है 20 TB के अराउंड। सो टू समराइज, हमारे पास है 100% इंटरनेट, उसमें से 5% पार्ट है द सरफेस वेब, 90% पार्ट है द डीप वेब, और बचा हुआ जो 5% पार्ट है वो है द डार्क वेब। ऑल्दो ऐसा नहीं कि इंटरनेट के सिर्फ 3 ही पार्ट्स है, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट्स है। द सरफेस वेब, द बर्जी वेब, द डीप वेब, चार्टर वेब, मारियानास वेब
the fork/virus soup, and the last but not the least, the Primat system. इस सब के बारे में डिटेल में एपिसोड 2 में बातें करेंगे. फिलहाल हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, सो लेट्स टिक ऑन टू द डार्क वेब. तो डार्क वेब को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि अनियन राउटिंग कैसे काम करती है, क्योंकि अनियन राउटिंग के ऊपर ही पूरा डार्क वेब चल रहा है, इसलिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है. तो जनरली क्या होता है, हमारी एक आईपी एड्रेस होती है जो कि हमारे इंटरनेट पे एक आइडेंटिटी होती है. तो अब आप लोग मान लो कि आप लोग रहते हो महाराष्ट्र में और आपको वेबसाइट एक्सेस करना है जो कि होस्टेड है सिंगापुर में. तो अब एक नॉर्मल ब्राउज़र क्या करेगा, आप एक रिक्वेस्ट टाइप करके एंटर मार दोगे तो रिक्वेस्ट डायरेक्ट सिंगापुर में भेज देगा. बट टॉर में ऐसा नहीं होता है. टॉर ब्राउज़र में आपकी रिक्वेस्ट रिलेज के थ्रू पास होके जाती है. जैसा कि आपने महाराष्ट्र से एक रिक्वेस्ट भेजा, वो 4 अलग कंट्री से पास होके वहाँ तक पहुँचेगी. इसका मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो सारे कंट्रीज के रिलेज के थ्रू पास होके वहाँ तक पहुँचेगा. तो जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट रिलेज के थ्रू पास होती जाती है, आपकी भेजी हुई एक सिंपल सी रिक्वेस्ट एक बहुत लंबी कोड बन जाती है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉर का. तो इससे तो एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि टॉर की स्पीड बहुत स्लो होती है, क्योंकि आपके भेजे हुए रिक्वेस्ट बहुत ही लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने एंड पॉइंट तक पहुँचती है. सो डार्क वेब को एक्सेस करना एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि टॉर का मेन काम होता है आपको एनोनिमस रखना, इसलिए वो अपना टाइम लेता है. सो अभी आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि हमें टॉर की ज़रूरत क्यों है. तो इसका जवाब है कि अभी हम लोगों ने समझा कि जो डार्क वेब है उसे अनियन राउटिंग के थ्रू एक्सेस किया जाता है. भाई ऐसा नहीं कि आप जाके डायरेक्टली क्रोम पे लिख दोगे कि darkweb.com और डार्क वेब खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. तो अब हम लोग समझते हैं कि जो टॉर के अंदर जो वेबसाइट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं. अब ये तो क्लियर हो चुका है कि हम लोग इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क वेब का जो URL होता है वो कुछ ऐसा होता है, abcd.onion. तो अब .onion क्या होता है, जैसे हमारे सरफेस वेब पे .in.com होता है, वैसे ही डार्क वेब पे .onion होता है. अगर हम लोग .onion वाला URL क्रोम पे जाके डालेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सरफेस वेब पे .onion नाम का कोई भी डोमेन नहीं है. इसलिए हमें ऐसे वेबसाइट्स को चलाने के लिए चाहिए होता है टॉर, द अनियन राउटर. तो अभी हमें डार्क वेब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, जैसे कि अनियन राउटिंग क्या होती है, सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है. अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर डार्क वेब पे होता क्या है. सबसे पहले तो ये बिल्कुल सच नहीं है कि जो डार्क वेब है वो पूरा 100% इलीगल कामों से भरा हुआ है. हाँ होते हैं, बहुत ही हाई स्केल पर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा डार्क वेब सिर्फ इलीगल कामों से भरा हुआ है. क्योंकि डार्क वेब पर ज़्यादातर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना IP एड्रेस हिडन रखना है ताकि वो ट्रैक ना हो सके. डार्क वेब पे बहुत सारे कैसीनोज है और फेसबुक की भी डार्क वेब पे प्रेजेंस है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चेस ये भी कहती है कि डार्क वेब पर 50% से ज़्यादा वेबसाइट सिर्फ इलीगल कामों के लिए होस्टेड है. इसका मतलब डार्क वेब में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और आप बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ड्रग्स, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग या फिर हिटमैन हायर करने में इंटरेस्टेड होगा. इस एपिसोड में मैं आपको सारी चीज़ें ऊपर से बता रहा हूँ. इस सब के बारे में डिटेल में एपिसोड 2 में बातें करते हैं. ये तो डार्क वेब का वो पार्ट है जिसके बारे में सबको पता है. बाकी डार्क वेब का 20-30% पार्ट तो किसी को पता भी नहीं है कि कैसे ड्रग्स होते हैं, कैसे कैसे खतरनाक लोग होते हैं, कैसे कैसे इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, किस किस तरह के वेपन्स और चीज़ें मिलती है. जैसे हमारे सरफेस वेब पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, वैसे ही डार्क वेब पर भी बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स होते हैं जो कि वेपन्स और ड्रग्स बेचते हैं. डार्क वेब पर आपको प्रोफेशनल हैकर्स और तो और टेररिस्ट भी मिल सकते हैं. तो अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर टॉर को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं तो उनमें वो लोग भी होंगे जो कि गलत कामों से पैसा बनाना चाहते हैं. अभी उनका क्या ही नुकसान है, वो एनोनिमस रह के पैसा बना सकते हैं. डार्क वेब पर आपको ऐसे भी बहुत सारे सर्विसेज मिल जाएंगे जिससे आप किसी का भी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट हैक करवा सकते हो. वहाँ पर आपको किसी के भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चिल्लर के भाव में मिल जाएंगे. अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि डार्क वेब पर क्या सच है क्या झूठ है उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अगर आप डार्क वेब पे किसी भी सर्विस के लिए पैसा देते हो तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी हो जाएगी. तो मेरे ख्याल से एपिसोड 1 के लिए इतना ही काफ़ी है. तो हम अगले एपिसोड में मारियानास वेब और बाकी वेब्स के बारे में जानेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. आप सुन रहे थे मिस्ट्री बिहाइंड टेक बाय ट्रूकोड प्रोडक्शंस. आप हमें फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे हर पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे.